ओके जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने अपने ग्रुप नथा नथा को डिस्कस किया था और आज हम उसका डिवीज़न नेथोस्टोम्स को डिस्कस करते हैं जनाब। और हमने कल भी बात की थी, हमने कहा था कि हमारा जो नेथोस्टोम्स हैं उनमें हम सुपर क्लास, दो सुपर क्लास बनाते हैं। एक सुपर क्लास कहलाती है पाइसिस और दूसरी सुपर क्लास कहलाती है हमारी टेट्रापोड्स, चार टांगों वाले। पाइसिस या मछलियाँ, ठीक है। तो पाइसिस को आप मछलियाँ कहते हैं। और मछलियों के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन था वो डिफरेंस के तौर पर हमसे पूछ लिया जाता है। और डिफरेंस हमारा आता है हमारे पेज नंबर 222, ठीक है। तो 222 पर आपको मछलियों की स्टडी अंडरलाइन कर लीजिएगा एज एमसीक्यूज। हमारे पास पूछ ली जाए आपसे और उसे हम कहते हैं इक्थायोलॉजी, इक्थायोलॉजी, ठीक है। सुपर क्लास फिशिस में हम दो क्लासेस बना देते हैं। क्लास नंबर 1 कॉन्ट्रिक थाइस और दूसरी क्लास है ऑस्टिक थाइस। तो इसका डिफरेंस आपसे पूछ लिया जाता है, दोनों का दरमियान में हमसे डिफरेंस पूछ लेते हैं। तो सवाल आप यहाँ पर 222 पर लिख लीजिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन, राइट द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रिक थाइस ठीक है एंड कॉन्ट्रिक थाइस एंड ऑस्टिक थाइस। ये मैंने राइट कर दिया है, आपके पास आ जाएगा सवाल भी, आप इसको नोट कर सकते हैं सब लोग। और इसी तरह से इसी को, चूंकि हम कॉन्ट्रैक्टाइज को एलिस्मोब्रेंकियाई भी कहते हैं और ऑस्टियोथाइस को टीलियोस्टोमी भी कहते हैं, तो हमें ये भी नाम दिए जा सकते हैं। और इसी तरह कॉन्ट्रैक्टाइज जो है वो कार्टिलेज फिशेज हैं और ऑस्टिक थाइज जो है वो बोनी फिश है। तो आपको ये भी कह सकते हैं, राइट द डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज फिशेस एंड बोनी फिशेस। ठीक है, कोई भी नाम लेकर आपसे डिफरेंस बता सकते हैं, आप डिफरेंस पूछ सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइज का हैबिटेट, इसे हम एलिस्मोब्रेंकियाई कहते हैं और मोस्टली दे आर मैरीन, ये हमारी समंदरों में मिलने वाली मछलियाँ होती हैं। इनकी शेप आमतौर पर डॉर्सल वेंट्रली फ्लैटेंड होती है। जैसे आपने शार्क देखी हो, पेज नंबर 222 पर आपके पास शार्क भी बनी हुई है, आपके पास टॉर्पीडो भी बनी हुई है। ये डॉर्सलो वेंट्रली थोड़ी सी चपटी आपको नजर आएंगी। इनका स्केलेटन कार्टिलेज का बना होगा, बोन नहीं होगा। बोन और कार्टिलेज में फर्क होता है। कार्टिलेज जो है वो नर्म हड्डी को कहते हैं, चबनी हड्डी का लफ्ज भी हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं कार्टिलेज के लिए, ठीक है। तो ये कार्टिलेज, इनका जो ढांचा है, स्केलेटन है, वो कार्टिलेज का बना होता है। लेस्मोब्रेंकियाई स्किन इज कवर्ड विद इनॉर्मस, बहुत सारे नंबर ऑफ टिनी शार्प। इनॉर्मस कहते हैं जो गिन ना सके ना हम नंबर, उनको टिनी शार्प इनेबल टेंटिकल्स कॉल्ड प्लेकॉइड, ये अब बने हुए
ये माइक्रोस्कोपिकल स्ट्रक्चर है प्लेकॉइड स्केल का, और इसमें आपको नज़र आ रहा है कि शार्प पॉइंटेड, नोकीले, ये एक नोक बनी है, ये नोक बनी है, ये यहाँ पर नोक बनी नहीं है, बनी होगी, थोड़ी सी ऐसी होती है। तो तीन ट्राइडेंटाइन, तीन नोक वाले इनेबल, असल में इनके ऊपर एक डेड नॉन लिविंग मटेरियल चढ़ा होता है। जैसे हमारे दांत होते हैं ना, तो हमारे दांतों के ऊपर भी एक इनेबल चढ़ा होता है, और दांतों क्या हमारा एक पल्प होता है जहाँ से दांत हमारे जबड़े से कनेक्टेड है। इसी तरह से इनकी बॉडी एपिथेलियल टिश्यू से कनेक्टेड होता है और वहीं से ग्रो करता है। तो इससे हम कहते हैं प्लेकॉइड स्केल। ठीक है, तो इनमें प्लेकॉइड स्केल पाए जाते हैं। गिल slit 5 to 7 on each side, which are without opercula. आपने मछलियां खरीदी होंगी, अगर नहीं तो देखी तो होंगी, तो मछलियों में आपने जो हम शक्ल बनाते हैं मछलियों की कुछ ऐसे करके, और यहाँ पर हम उसकी एक ऐसे शेप बनाते हैं, ये उसका ऑपरक्यूला प्लेट होती है जो कि हमारे मछलियों के ऑपरक्यूला को शो करती है। तो इनमें ऑपरक्यूला नहीं होता। जैसे आप शार्क को देख सकते हैं, शार्क की बॉडी एक तो कुछ इस तरह से जा रही है, ठीक है ना, और यहाँ पर आपको उसके गिल्स 5 पेयर दोनों साइड पर नजर आ रहा है। थोड़ा सा स्नाउटेड होता है इसका माउथ। तो इन गिल्स के ऊपर ऑपरक्यूलम नहीं होता, हमारी कॉन्ट्रैक्ट थाइस पर। स्मेल इनमें बड़ी ज़बरदस्त होती है, और अगर आप प्रैक्टिकल, आप लोग पता नहीं भी किए तो होंगे नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल करेंगे ना तो उसमें आपको डॉग फिश दिखाई जाएगी। डॉग फिश शार्क फैमिली का मेंबर है, लेकिन छोटा होता है। तो उसको डॉग फिश इसलिए कहते हैं कि उस नाउटेड डॉग की तरह उसका मुंह होता है, और दूसरा उसकी स्मेल करने की सलाहियत बड़ी ज़बरदस्त होती है। जैसे शार्क का भी आपने सुना होगा कि उसकी भी स्मेल करने की सलाहियत बड़ी ज़बरदस्त है, और स्मेल उसको अपने शिकार की खुशबू सूंघने और अपने पार्टनर की खुशबू सूंघने में मदद देती है। माउथ इन डॉर्सल और नॉस्ट्रल भी इनके वेंट्रल साइड पर होते हैं। नॉस्ट्रल यानी कि नाक के जो हिस्से हैं वो, इनका जो माउथ का पोर्शन होता है वो थोड़ा सा यहाँ नीचे की तरफ इस तरफ होता है माउथ, सामने नहीं होता जैसे हमारी ऑस्टिक थाई में। और नॉस्ट्रल भी वेंट्रल साइड पर, दोनों नथने भी। लार्ज माउथ होता है, क्रिसेंट, ज़रा वाजे तौर पर बड़ा मुंह पूरे जबड़े के साथ। स्विम ब्लैडर इसमें एब्सेंट होते हैं। ब्लैडर हम जब मछली को साफ करते हैं उसकी इंटेस्टाइन वगैरह निकालते हैं, तो आपने यूजुअली अगर कट करते हुए देखा हो तो उसमें दो थैलियाँ निकलती हैं बड़ी, जिनमें हवा भरी होती है। वो आमतौर पर मछलियों को पानी में बैलेंस करने में और पानी के ऊपर की सतह पर रखने में मदद देती है। ऊपर से वहाँ से बाहर की तरफ, पानी के अंदर। इन मछलियों में एयर ब्लैडर इसलिए नहीं होता कि ये मछलियाँ दरअसल गहराई में पाई जाती हैं। तो एयर ब्लैडर होगा तो वो ऊपर ले आएंगी, लिहाजा इन मछलियों में एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर नहीं होता। टेल इनकी heterocerical, vertebral column bends towards and reach up to the tip. देख सकते हैं आप अपने डायग्राम में, ये अगर हम इसमें डायग्राम आपको बनाकर दिखाएं, ठीक है, ये सपोज हमारी शार्क का हिस्सा है, तो शार्क का मैं बैक बनाता हूँ। तो इसमें आपकी जो शार्क का बैक है वो हमें
कुछ ऐसे करके नजर आ रहा है, यूं करके टेल जा रही है और लोअर फिन जो है वो थोड़ा सा छोटा है। और वर्टिब्रल कॉलम आप देख सकते हैं कि यूं जाते हुए सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अपर जो कॉर्डल फिन है इसको हम कहते हैं दुम वाले को, फिन्स को कॉर्डल फिन, कॉर्डल कहते हैं दुम को। तो ये आमतौर पर इस शेप में है और इसमें वर्टिब्रल कॉलम ऊपर की तरफ बेंड कर जाएगा, लिहाजा जो अपर कॉर्डल लिम्ब है वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और लोअर वाला थोड़ा छोटा रहेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ये एसिमेट्रिकल या हीट्रोसेरिकल इनकी दो। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास कॉलिडॉन यानी डॉग फिश है, हमारी शार्क या टॉर्पेडो, इलेक्ट्रिक रे है, ये स्केट्स हैं, ये सारी की सारी हमारी इनकी एग्जाम्पल्स हैं। आपकी बुक में ये वाला लिक्वाइड स्केल बना हुआ है, तो यही यही है सेम, ये नेचुरल है। और ये हमारी बुक में ये देखिए ट्राइडेंट 3 नोक हैं और ये पल्प कैविटी है जहाँ से अटैच होता है, ये हमारे मछली की एपिथेलियल टिश्यूज है। ठीक है, दूसरी क्लास हम इसमें चलते हैं और वो है हमारी ऑस्टियोथाइस। ऑस्टियोथाइस मतलब बोन, इनका स्केलेटन जो होगा वो बोन से बना होगा, हड्डियों से बना होगा। बोनी फिशेस भी हम इनको कहते हैं, टीलोस्टोम भी कहते हैं। ये आमतौर पर फ्रेश वाटर में हमें ज़्यादा मिलती है, मेरीन में भी मिलती है, दोनों जगह मिलेंगी। बॉडी यूजुअली बायलैटरली फ्लैटन, चपटी होती है दोनों साइड से, डॉर्सली ना, तो ये आपको स्टीम शेप मिलेगा। एंडोस्केलेटन बोन से बना है, जैसे भी हमने आपसे बात की। इनकी स्किन पर जो स्केलेटन है वो साइक्लोइड और टीनोइड, वहाँ पर प्लेकोइड थे, यहाँ साइक्लोइड और टीनोइड, सी साइलेंट है। गिल्स 5 पेयर के हैं और कवर विद द ओपर्क्यूला, उनके ऊपर ओपर्क्यूला लगा हुआ है। माउथ टर्मिनल है पोजीशन, और कहीं पर छोटा है कहीं पे बहुत बड़ा भी है। साइज वेरिएबल है, डिफरेंट साइज का मिलता है। स्विम ब्लैडर इसमें मौजूद होते हैं, सैक लाइक एयर ब्लैडर और स्विम ब्लैडर वर्क एज लंग्स, लंग्स के तौर पे काम करते हैं। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन उसमें इन्वॉल्व होती है, लेकिन जो लोअर फॉर्म है ना मछलियों की, लोअर टाइप्स हैं उनमें, जो हायर टाइप्स हैं उनमें ये हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन के तौर पर काम करता है, उनके स्केलेटन को ज़रा प्रोवाइड करता है स्टिफनेस और साथ ही साथ बैलेंस। टेल फिन, इनमें जो कॉर्डल फिन है वो होमोसीरियल है, जैसे भी मैंने बनाई ना, एक साइज है, ये करके हम बनाते हैं ना मछलियों की दुम, तो आम तौर पर हम यूं करके बनाते हैं। हमारी नॉर्मल मछलियाँ, ये थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया लेकिन इक्वल होता है। एक पोजीशन ये आती है कि इनका वर्टिब्रल कॉलम यहाँ सेंटर में बस यहाँ तक आता, ऊपर या नीचे नहीं जाता। सही। डॉर्सल फिन, इट इज एक्सट्रीमली सिमेट्रिकल। ये जो है वो हमारा मॉर्फोलॉजिकल सिमेट्रिकल होगा, लेकिन अगर हम एनाटॉमिकल देखेंगे तो ये थोड़ा सा एसिमेट्रिकल भी हो सकता है। इसी तरह इसमें फिंच में एक और कंडीशन आती है, डाइफिसरिकल। Vertebral column extend straight back to the tip of tail, dividing the fin into 2 equal halves. बिल्कुल स्ट्रेट में जाकर यहाँ तक वो जुड़ जाएगा। जब यहाँ एंड में जाकर जुड़ेगा तो वो इस फिन को 2 हिस्सों में इक्वली सही तरह से डिवाइड कर देगा। अब ये मॉर्फोलॉजिकल भी इक्वल होगा और
एनाटॉमिकल भी ये सिमेट्रिकल होगा। एग्जाम्पल इसमें ईल मछली है, फ्लाइंग फिश है जो आपकी यहाँ पर बनी हुई है, ग्लोब फिश बनी है, सी हॉर्स बना हुआ। ये आपकी बुक में डायग्राम साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल्स की बनी हुई है। तो ये देख सकते हैं, इनमें कहीं पर भी आपको नोक्स या डेंटाइंस नज़र नहीं आ रहे, बल्कि यहाँ पर ग्रोथ, जो अलग अलग रिंग आपको नज़र आ रही है, ये ग्रोथ है, लाइन ऑफ ग्रोथ। और साइक्लॉइड हमारे गोल भी हो सकते हैं, लंबे भी हो सकते हैं। टिनॉइड स्केल आपके इसी शेप में, ये वो वाले स्केल है जो हम मछली का गोश्त बनाते हुए उसके ऊपर से आप छिलके को काटते हैं ना, स्केल। ठीक है जी। तो ये शॉर्ट में डिफरेंस के तौर पर आपसे पूछा जाता है। ये ओरिजिनली जो डायग्राम है वो आपको नज़र आ रही है, पहला वाला साइक्लॉइड स्केल है ये, और ये हमारे टिनॉइड स्केल है। एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे अगेन पूछा जाता है, और वो पूछा जाता है पेज नंबर 224 पर आप आ जाएं। तो आपसे पूछा था, राइट द नेम ऑफ ईटेबल फिशेस ऑफ पाकिस्तान। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, राइट द नेम ऑफ ईटेबल फिशेस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये आपके पास सवाल आ गया सबके पास। तो इसमें आपने बहुत आसानी से सिर्फ इन मछलियों के नाम जो हमारी सिलेबस में बुक में है वो आप लिख सकते हैं। एक्स्ट्रा चाहे दो चार और अगर आपका दिल चाहे तो लिख सकते हैं बेशक। परचिस पाम्फ्रेट, ये है पाफलेट वगैरह जिसको कहते हैं, जायकेदार होती है, और इसकी भी कई किस्म है, वाइट है, ब्लैक है, पता नहीं कौन सी, तो वो हम नहीं लिख रहे। ये याद रखिएगा, ये परचेस इसका बायो, और ये इसका जो कॉमन नेम है ब्रैकेट में वो लिखा हुआ, तो आप दोनों नाम लिखेंगे, ठीक, चाहे सीरियल में लिखें। हिल्सा या पल्ला हम उसे कहते हैं, ठीक है, वो ये है आपके सामने। जबकि ये हमारे पास लेबियो या रहू और मकरेल्स या सुरमई, ये है। और उसके बाद ये हमारी कैट फिश, या हम उसे खग्गा कहते हैं। तो ये हमारी सैल्मन ट्राउट जो मीठे पानी में होती है, और हमारे ठंडे पानी में होती है, बाज़ तौर पे जो दरिया तालाब है वहाँ से आपको ये मिलेगी, और बड़ा ज़बरदस्त का भी जायका होता है। मैंने तो नहीं खाई, लेकिन बार कोई फिश ये आपके सामने है, ठीक है। और उसके बाद ग्रीन बैक मलिट, ये ग्रीन बैक मलिट है। ये हमारे पास सडल ग्रंट है, और ये स्पॉटेड ग्रंट है। ये मछलियाँ हम यूजुअली खाते हैं और खानी चाहिए। जायका भी अच्छा होगा अगर ताज़ी होगी, और पकाने का तरीका अच्छा होगा तो बहुत अच्छी होती है टेस्ट में, लेकिन सेहत के लिए ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है, तो लेनी चाहिए। उसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और वो आपके 224 पर ही सबसे लास्ट में आपके लिखा हुआ डिप्नॉय, एक ऑर्डर है छोटा सा जिसको हम लंग फिश या डिप्नॉय कहते हैं। डाई टू कैन ओन ब्रीथ, दो तरीके से सांस लेती है, इनमें लंग्स, लंग फिश भी हम इसीलिए कह रहे हैं कि इनमें लंग्स भी होते हैं,
और इनमें गिल्स भी होते हैं। ये आमतौर पर जो हमें नज़र आती हैं वो लंग्स फिशेज आर लार्ज इनहिबिटिंग सेमी परमानेंट फ्रेश वाटर। जो ठहरा हुआ पानी थोड़ा सा होता है ना, जो बन जाएगा कभी कुछ अरसे के लिए, फिर कीचड़ बन जाएगा, स्वाम, तो ये उनमें रहना पसंद करती है कम पानी में। अफ्रीका में नज़र आती हैं हमें, साउथ अफ्रीका, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। बॉडी शेप इनकी लंग फिशेज आर सिलेंडर और ईल लाइक, थोड़ी लंबी होंगी, इलोंगेटेड। ये बुक में हमारी डायग्राम बनी है ये जो है वो रियल नहीं है, रियल अभी आपके सामने आ जाएंगे। 1 से 2 मीटर इनकी लेंथ एवरेज है। पेक्टोरल पेल्विक फिन्स डेजिग्नेटेड एज लिम्स, इनमें जो है वो फिन्स की जगह पर थोड़े से, फिन्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेनस होते हैं, लेकिन इनके फिन्स थोड़े से लोब्ड हो गए, जिनमें या तो फिलामेंट्स हैं या हल्की सी उनमें फ्लैश गोश या हड्डी मौजूद है। सेंट्रल एक्सिस में बीच में या तो गोश मौजूद है या फिर हड्डी मौजूद है, जिसने वो कीचड़ में चलने में उनको मदद मिलती है, आसान मिलती है। माउथ इज सब टर्मिनल और वेंट्रल, सामने की तरफ जैसे आम मछली में होता है, या फिर वेंट्रल साइड पर। गिल्स आम मछली की तरह ओपर्क्यूला के साथ है, ओपर्क्यूलम उसमें मौजूद होते हैं। स्केल्स थिन, बोनी, ओवरलैपिंग, साइक्लॉइड टाइप के हैं। ठीक है, तो जो हमारी बोनी फिशेस थी उनकी तरह स्केल्स, मगर एंडोस्केलेटन इज मोस्टली कार्टिलेज। आमतौर पे इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का होता है। दे रेस्पायर बाय गिल्स एज वेल एज लंग्स, ये अपने गिल से भी सांस लेती हैं और लंग्स भी इनमें है। अफ्रीकन लंगफिश प्रोटोप्टेरस, अमेरिकन लंगफिश लेपिडोसेरियन, ऑस्ट्रेलियन लंगफिश न्यू कैटेटस, और ये आपके पास तीनों टाइप की मछली, ये ऑस्ट्रेलियन है, ये अफ्रीकन लंगफिश है, ये साउथ अमेरिकन लंगफिश है। देख सकते हैं, ये बॉडी लंबी है और ये देखें फिन्स, ये फिन्स है ना, अब ये फिन्स आम मछलियों की तरह नहीं नजर आ रहा है आपको, बल्कि इनमें लोब बन गए हैं, तो ये तैरने में मदद देते हैं और कीचड़ में या कम पानी में चलने में मदद। ठीक है, तो इस पर आपका शॉर्ट नोट हमसे पूछ लिया जाता है डिप्नॉय, तो वो आप उसमें करेक्टर्स को चाहे तो हेडिंग डालकर बता दें, चाहे आप बगैर हेडिंग्स के बता दें। ठीक है ना, ये तो आपकी मर्जी। पैराग्राफ बना दें, लेकिन हमने आपसे कहा कि पैराग्राफ दरअसल ज़्यादा बेहतर नहीं रहता, करेक्टर्स या हेडिंग्स डालकर अगर आप लिख देते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है ना। इसके बाद हम जानते हैं कि बात आगे, और उसमें हम देखते हैं कि अब हम एम्फीबियंस या टेट्रापोड्स, तो पेज नंबर आप थे 224 पर, 225 पर आ जाएं, तो इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको सबसे ऊपर मिलेगा फिशिस में ही, कि इन्होंने अपने आप में एक्वेटिक करेक्टर कौन से रखे हैं जिनकी बेस पर ये पानी में जिंदा और सरवाइव करने वाले बन गए। एडॉप्टेशंस फॉर एक्वेटिक लाइफ, तो शॉर्ट में ये क्वेश्चन भी हमसे पूछा जाता है, और ये भी मैं आपको लिख देता हूँ। डिफाइन द एक्वेटिक एडॉप्टेशन ठीक है, डिफाइन द aquatic adaptations of fishes।
ये सवाल। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी एक्वाटिक लाइफ को कैसे अडॉप्ट किया, तो हेडिंग वाइज आप बताते हैं कि इन्होंने मोड ऑफ लाइफ पानी के मुताबिक कैसे चेंज कर दिया। पहली बात, इनकी बॉडी है जो स्ट्रीम लाइन है। द फिश हैज अ स्ट्रीम लाइन बॉडी विच ऑफर लेस रेजिस्टेंस टू वाटर व्हाइल स्विमिंग। तो अगर ये चपटे हों या स्ट्रेट यानी कि कोई और शेप में हो, तो वो पानी में मूवमेंट करने में इनको परेशानी हुई, तो इसलिए इनकी बॉडी स्ट्रीम लाइन होती है। तो वो कम रेजिस्टेंस पैदा करती है पानी के मूवमेंट के दौरान। डेवलपमेंट, द फिश हैव पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स। इनके पास फिन्स हैं। द पेयर फिन्स आर पेक्टोरल एंड pelvic, while unpaired fins are dorsal, caudal और anal fins। तो दो तरह के फिन्स पाए जाते हैं इनके पास। पेयर में जो होंगे वो आपको नजर आते हैं आगे पाँव, जिसको हम कहते हैं अगले पाँव पिछले पाँव, तो उनकी जगह पे इनके पास पेक्टोरल फिन्स और पेल्विक फिन्स। फिन के बाद कॉर्डल फिन्स भी होते हैं। डॉर्सल ऊपर भी आपको फिन नजर आएंगे, वेंट्रल नीचे भी आपको नजर आएंगे, एनल के पास भी फिन नजर आएंगे। These fins help in swimming and caudal fin for balance and propulsion। जोर लगाने के लिए, प्रोपल्जन करने के लिए और बैलेंस करने के लिए इनके पास टेल या कॉर्डल फिन्स हैं। और बाकी फिन्स इनको स्विम करने में मदद है। फिन में स्विम ब्लैडर भी मौजूद है, जैसे हमने अभी जिक्र पढ़ा था। स्विम ब्लैडर इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट डॉर्सल टू इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन मैंने आपसे कहा था, जब आप मछली को साफ करते हैं उसको पेट चाक करके, तो उसमें दो ब्लैडर हमें निकलते नजर आएंगे एलोंगेटेड। इट मे बी कनेक्टेड विद फेरेंक्स, ये कनेक्टेड भी हो सकते हैं फेरेंक्स के साथ। और वहाँ पर ये गैसेस इन स्विमिंग ब्लैडर आर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड विच मे बी सिक्रेटेड बाय गैस ग्लैंड प्रेजेंट इन ब्लड और मे बी फिलिंग बाय गल्पिंग ऑफ इट। तो एयर को ये जब अपनी बॉडी में मूवमेंट करवाते हैं उस वक्त गल्पिंग भी कर सकते हैं, जमा भी कर सकते हैं, साइड में भेज भी सकते हैं इन एयर ब्लैडर एज अ रिजर्व गैस। इट हेल्प द फिश इन मूविंग अप एंड डाउन। जब ये एयर को निकाल लेती हैं तो इनका वजन ज़्यादा हो जाता है और ये नीचे की तरफ जा सकती हैं। जबकि एयर फिल कर लेती हैं तो इनका वजन कम हो जाता है, तो ये ऊपर की तरफ आ सकती हैं। इनको जोर कम लगाना पड़ेगा ऊपर नीचे जाने में। रेस्पिरेशन, एज यूजुअल गिल्स हैं और गिल्स ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब पानी से करने में सबसे अहम है। लंग्स या कोई और चीज़ ऐसी जो मौजूद हो अगर, तो वो इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं है पानी के अंदर सांस लेने। ये गिल सबसे रिलायबल है। सेंस ऑफ स्मेल, इनमें सूंघने की सलाहियत ज़रा कम है, ठीक है, लेकिन सूंघने की सलाहियत नहीं ज़्यादा। तो उससे ये अपने खाने पीने की और दूसरी चीज़ों की स्मेल करके अपने आप को इस काबिल कर लिया पानी के अंदर घूमने फिरने के और खाने पीने के। ठीक है जी। तो ये इसकी एडेप्टेशंस हैं फॉर द एक्वेटिक लाइफ। तो यहाँ पर हमारी सुपर क्लास स्पाइसिस में से शॉर्ट क्वेश्चन हमने आपको दे दिए। अब हमारी सुपर क्लास शुरू होती है टेट्रापोड्स। और सुपर क्लास टेट्रापोड को हम डिवाइड करते हैं चार क्लासेस में: एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमल। इसमें हम पढ़ेंगे चार क्लासेस। शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे, एक अदर लॉन्ग भी हमें नजर आया, लेकिन वो शॉर्ट ही को मिलाकर आमतौर पर लॉन्ग बनता है। पहली क्लास है एम्फीबियंस। एम्फीबिया का मतलब दुल, दो, बायोज लाइफ, दो नेचर वाली जिंदगी गुजारने वाले जो पानी और खुश्की दोनों पर रहते हैं, उन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं। दिस इज अ comparatively small group of tetrapod comprising about 2000 species। दुनिया में हमें इसकी 2000 स्पीशीज के करीब नजर आती है जो डिफरेंट टाइप की हैं। और ये हमारे इन ग्रुप में, यानी टेट्रापोड जो चारों हमारी क्लासेस हैं,
सुपर क्लास में उसमें एक छोटा ग्रुप है एज कम्पेयर टू रेप्टाइल या एप्स और मैमल। दे लिव इन एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक मीडियम, लैंड पे भी रह सकते हैं। प्योर लैंड में ज़रा इनको परेशानी है, मगर मॉइस्चर वाली जगह पर रहना ये इजीली कवर कर सकते हैं। बॉडी में हेड डिस्टिंक्ट है, सर साफ या क्लियर नजर आता है, ट्रंक इलोंगेटेड होता है, नेक एंड टेल में बी प्रेजेंट और न्यूरा और ए न्यूरा। अब जैसे आपने फ्रॉग देखा हो तो फ्रॉग में गर्दन नहीं होती, टेल भी नहीं होती, लेकिन सैलेमेंडर में गर्दन भी है, टेल भी। तो इस तरह से इनमें दोनों टाइप के हमें नजर आएंगे, जिसमें गर्दन प्रेजेंट है या गर्दन एब्सेंट है, टेल प्रेजेंट है या टेल एब्सेंट। ठीक है। लिम्स यूजुअली टू पेयर्ड, सम लिम्बलेस, टोज आर 4 to 5 और लेस। लिम्स कहते हैं हम पैरों को, तो 2 पेयर इनमें, अगले पाँव पिछले पाँव, और कुछ में नहीं भी हैं, पॉसिबल ऐसा भी है या बहुत छोटे हैं। टोज इनके जो हैं वो 4 से 5 उंगलियां हमें नजर आती हैं, मगर उनमें पंजे नहीं होते, क्लॉ नहीं होते, नाखून नहीं होते। एक्सोस्केलेटन यहाँ एब्सेंट है, किसी किस्म के स्केल या हेयर्स ये कोई और प्लेट्स वो यहाँ पर नहीं होती, इनकी स्किन सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट एंड मॉइस्ट, गीली। और गीली क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर उसके पास ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है ना, और वो ग्लैंड बार बार मॉइस्चर पैदा कर रहे हैं। इसी तरह पिगमेंट कलर भी होते हैं, कलर वाले ग्लैंड्स भी होते हैं जिनको क्रोमैटोफोर कहा जाता है। तो फ्रॉक के मुख्तलिफ शेड्स कलर के बनते हैं, आप देख सकते हैं। रेस्पायरेशन टेक प्लेस बाय लंग्स, पल्मोनरी रेस्पायरेशन या स्किन, कुटीनियस या माउथ, बक्कल। अर्ली स्टेज में रेस्पायरेशन ये गिल से लेते हैं, फिर बाद में इनका पल्मोनरी और बक्कल दोनों चलता है। पढ़ा था ना 9 में रेस्पायरेशन इन फ्रॉग, अभी भी पढ़ेंगे हम। हार्ट 3 चैम्बर्ड है, 2 ऑरिकल्स और 1 वेंट्रिकल। तो इनमें मिक्स ब्लड सर्कुलेशन होती है क्योंकि वेंट्रिकल एक है। तो यहाँ से बॉडी से तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजन ब्लड दोनों एक साथ चलते हैं अलग अलग, लेकिन ऑरिकल्स के बाद वो दोनों के दोनों आकर वेंट्रिकल में मिल जाते हैं, और फिर वेंट्रिकल में मिक्स ब्लड बनता है। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास किडनी है, अच्छी किडनी डेवलप्ड है, और वो इनको एक्सक्रीशन में मदद देती है। बॉडी के अंदर जितना भी नाइट्रोजन बेस बनना है वो वही बनाती है। इन्हें हम पोकिलियोथर्म का नाम भी देते हैं, जो आपने बचपन में 9th क्लास में पढ़ा होगा, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो उसकी बेसिकली वजह ये है कि ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को इंटरनली मेंटेन नहीं कर पाते, बल्कि एक्सटर्नली जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर पर इनकी बॉडी का टेम्परेचर चला है। तो इसे हम ओकीलियोथर्म्स का नाम देते हैं। फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होती है, और ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा। और पानी में फीमेल अंडे देगी और उसी वक्त मेल आकर उनके ऊपर पानी में ही स्पर्म डाल देगा। इस तरह वहाँ फर्टिलाइजेशन। ये ओवी पैरस होते हैं, ओवी पैरस कहते हैं अंडे देने वालों, वीवी पैरस कहते हैं बच्चे देने वालों। ये हमारे ओवी पैरस हैं, दे ले एग्स इन वाटर वेयर दे स्पेंड एट लीस्ट देयर अर्ली लाइफ। और अंडे जब फर्टिलाइज हो जाते हैं फिर उनमें से बच्चे निकलते हैं, तो वो लार्वल फॉर्म में होते हैं, और लार्वल फॉर्म में वो पानी के अंदर ही घूमेंगे और फिर उसके बाद बाहर निकलेंगे एडल्ट होने के बाद, मेटामॉर्फोसिस होगा। ठीक है। इन्हें हम एन एमनियोट्स भी कहते हैं। एन एमनियोट का मतलब है कि जब एम्ब्रियो बन रहा हो तो उसके ऊपर कुछ लेयर होनी चाहिए, वो लेयर यहाँ नहीं। मिसाल के तौर पे ये एम्ब्रियो है, तो इस एम्ब्रियो के ऊपर हमारे
एक खास कवरिंग होनी चाहिए। वो कवरिंग यहाँ एब्सेंट है, तो इसलिए इनको एन एमनियोट्स कहा जाता है, बगैर एमनियोटा के, बगैर झिल्ली वाले। तो इनके एम्ब्रियो, क्योंकि वहाँ पर योग की क्वांटिटी कम होती है, अंडे को आप देखेंगे अगर इनके फ्रॉग के, तो वो सॉफ्ट होते हैं बिल्कुल। मछलियों के अंडे भी सॉफ्ट होते हैं, एग और एम्फीबियंस के भी, शेल नहीं होता उनके। तो एम्ब्रियो जो है वो उसी के अंदर आपको बनता हुआ नजर आएगा। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, टेडपोल लार्वा मेटामॉर्फोसिस इनटू एडल्ट। इनमें इनडायरेक्टली डेवलपमेंट होती है, डायरेक्ट एडल्ट मतलब एनिमल पैदा नहीं होता। पहले वो लार्वल फॉर्म में होता है, फिर लार्वल फॉर्म से वो टेडपोल लार्वा से मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट बनता है। हाइबरनेशन का लफ्ज आपने सुना हुआ है बचपन में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड विंटर स्लीप। सर्दियाँ आजकल मौसम है ना, तो अब ये इतने ठंड के मौसम में अगर बाहर रहेंगे तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी वही हो जाएगा, इनका ब्लड फ्रीज होने का चांस है, तो ये मर जाएंगे। लिहाजा ये इस मौसम में ज़मीन के अंदर माइग्रेट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू द वार्म साइड, और दे bury themselves in the mud to avoid low temperature of the earth। या तो ये किसी ऐसी जगह कोने में चले जाएंगे, गहराई में ज़मीन के नीचे चले जाएंगे, या फिर कि कोई और ऐसी हाइडिंग प्लेस इनको मिल गई, जैसे आजकल आपकी लिजर्ड है ना, तो ये लिजर्ड भी हाइडिंग कर लेती हैं और सर्दियों में आपको नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि ये आपके स्टोर रूम्स में गर्म जगह पे जाकर बैठ गए हैं। इसी तरह ये एस्टिवेशन भी करते हैं, समर स्लीप। बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी, तो वो भी इनके लिए परेशानी का बात है। तो ये माइग्रेट या तो कर जाएंगे हाई टेम्परेचर साइड से लो टेम्परेचर साइड में, या फिर ज़मीन के नीचे ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, बल्कि थोड़ी बहुत गहराई में, तो वहाँ पर भी क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, गीली मिट्टी होती है, तो ऊपर की बनिस्बत टेम्परेचर कम होता है, इसलिए गर्मियों में अगर ये अपने आप को हाइडिंग करते हैं हाई टेम्परेचर की वजह से, तो उसे कहा जाता है एस्टिवेशन। हाइबरनेशन का मतलब है सर्दियों में अपने आप को लो टेम्परेचर से बचाया। कॉमन एम्फीबियंस, लिम्बलेस कैक्सिलियंस या लेजर्ट लाइक सैलमेंडर, जिनमें लिम्स हैं with limbs or tail, frog-like creature with limbs but no tail, frog and toads are common in Pakistan। ये आप लोग डायसेक्शन करते हैं यकीनन, अभी तो तो हमारे कोविड ने ही पूरा बुरा हाल कर दिया, वरना आपको ये फ्रॉग मिलेगा और आप इसको डायसेक्ट करेंगे। जबकि दूसरी तरफ हमारा टोड है, फ्रॉग और टोड में थोड़ा सा फर्क होता है। फ्रॉग की स्किन बहुत स्मूथ होती है, चिकनी म्यूकस वाली होती है, और थोड़ा सा स्नाउटी होता है, नोकदार। टोड थोड़ा सा बड़ा भी होगा, शायद वो मोटा गोल मटोल भी है, और साथ ही इसको आप देखें दाने से नजर आ रहा है, ये रफ स्किन है इसकी, थोड़ी सी खुश्क स्किन होती है। और इसके यहाँ पर एक ग्लैंड भी होता है जो पॉइजन ग्लैंड भी होता है, सब में नहीं होता, लेकिन कुछ टोड में पॉइजन ग्लैंड भी होता है, और ये एक इंसान तक को मारने के लिए काफ़ी होता है। ये सैलेमेंडर, टेल भी है इनमें, और देखें लिम्स भी हैं, और कैसे लग रहा है जैसे कि हमारी लेजर्ड, ठीक है। और हमारे टोड में या हमारे फ्रॉग में आपको टेल नहीं नजर आएगी, और गर्दन भी नहीं आएगी। ये हेड है ना, तो हेड ही ट्रंक के साथ जुड़ गया, यहाँ पर छोटी सी गर्दन आपको नजर आ रही है। तो ये हमारे एम्फीबियंस के करेक्टर थे पहले। अब एम्फीबियंस की ओरिजिन का शॉर्ट क्वेश्चन आपसे हाँ पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन आपको हम बुक में लिखवा देते हैं, दिखा भी देते हैं और लिखवा भी देते हैं आपके बुक में, 225 पेज नंबर का। ठीक है जी, 225 से आप आ जाएं 226 में। तो 226 पर आपको ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया, तो यहाँ पर आपसे नोट पूछा जाता है, राइट ए नोट ऑन, राइट अ नोट ऑन origin of amphibia or Reptilian lobe fin।
RHIPIDISTAIEN रिडिप्शियन। ये आपको पेज नंबर 26 पर ही 226 पर ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया की पहली ही लाइन में मिल जाएगा। डोब फिन फिशेस, ये ओरिजिन कि एम्फीबियंस बने कैसे। एक छोटी सी हमारे पास, हम इसे कहते हैं कि जब ज़मीन बनी है सॉरी, तो उस वक्त हमारे पास पानी था तो मछलियाँ ही थी, कोई और एनिमल तो नहीं होगा यहाँ, सिर्फ एक्वाटिक एनिमल्स हैं। लेकिन एक्वाटिक एनिमल्स ने अब अपने आप को, जब ज़मीन बन गई पानी से इवॉल्व होकर ड्राई लैंड बना, तो फिर यही मछलियों की कुछ टाइप्स ने अपने अंदर चेंज पैदा किया, और चेंज पैदा करके वो बाहर निकलकर खुश्की पर ड्राई लैंड पर आ गए। उसे ही डिप्शियन या लोब्ड फिन फिशेस कहा जाता है। और उनकी स्कल आपके बुक में 225 पर भी आपको नजर आ रही है, अभी यहाँ भी दिखा दूंगा। स्कल में प्लेटें बनी हुई नजर आ रही हैं जो बोन की तरफ बनने की तरफ इशारा है। द एम्फीबियंस हैव evolved a group of bony fishes called Rhodopsian that lived some 350 million years ago, जो 350 मिलियन साल पहले दुनिया में पाई जाती है। वो covered over by a shallow, swampy bodies of stagnant water which become warm and oxygen deficient. ये रहती थी गदले पानी में, स्वाम्पी दलदली इलाके में, जो रुका हुआ पानी, ठहरा हुआ पानी वहाँ रहता है, जहाँ पर एक तो टेम्परेचर और ऑक्सीजन दोनों की हमें कमी नज़र आती है। एडॉप्शन या रिडप्शन स्पीशीज ने क्या अडॉप्ट किया है, were adopted to these conditions due to the presence of lungs in their body that could inhale oxygen from the air. ये आराम से अपने नाक या अपने मुंह को बॉडी ऊपर की तरफ करके और सांस लेने का काबिल बना लिया, तो ये ऑक्सीजन को डायरेक्ट हवा से ले रहे। दे हैड फ्लैशी लोब फिन विद बोनी एंडोस्केलेटन, इनके पास चलने के लिए पाँव की तरह का लोब मौजूद है, तो कीचड़ में ये चल सकती हैं, कीचड़ से थोड़ा बाहर भी आ सकती हैं। These are used to support the body as they pushed their head out of water for breathe, air or dragged their body. इनकी लिम्स की वजह से ये अपनी बॉडी को ऊपर उठा सकती हैं और ऊपर उठाकर सांस ले सकती हैं हवा में। इन्हीं से पहला हमें एम्फीबियन बनता हुआ नजर आता है। और द फर्स्ट एम्फीबियन रिपोर्टेड फ्रॉम द फॉसिल, जो फॉसिल रिकॉर्ड हमें बताते हैं, was primarily aquatic and fish-like, but with four legs. The limb bones resemble with the reductions. और उनके जो पाँव थे, जो पहला हमें टाइप मिली है फॉसिल रिकॉर्ड में, उनकी टांगें हमारे इसी तरह की रिडिप्शन की तरह लोब से मिलती जुलती हैं, लेकिन बोन वाली हैं और अच्छी मजबूत हैं। तो इसका कंक्लूजन हमें ये मिलता है कि रिडिप्शन वर द एंसेस्टर ऑफ एम्फीबियंस, कॉन्सिक्वेंटली ऑफ ऑल फोर लेग्ड वर्टेब्रेट। इसी तरह ये एम्फीबियन अगर बना रहा है तो फिर हमारी सारी की सारी जो टेट्रापोड्स बने वो भी इन्हीं से बने होंगे, रिडिप्शियंस। ठीक है ना। कोलोकैंथस, these are relative of Rhodopsians, living fishes still found in the sea in small number and are called as living fossils. ये एक छोटी सी टर्म है, एमसीक्यूज में पूछ ली जाती है, ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया के लास्ट लाइंस में आपको मिल जाएगी। ये मछलियाँ आज भी हमें मिलती हैं और ये रिडिप्शियन मछलियों की रिलेटिव कहलाती हैं। ये जिंदा हैं, बहुत कम तादाद में कभी कभी मिल जाती हैं, तफाकन गहरे पानी में होती हैं, इसीलिए हम इनको लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। ये हमारी रिडिप्शियन फिशेस। ठीक है, इनकी ये स्कल थोड़ी सी बोनी होती हुई नज़र आ रही है, और ये ओरिजिनल फोटोज और ये डायग्रामेटिकली दिखाने के लिए कि जी ये इनके फिन्स डेवलप हो रहे हैं, ये बोन्स हड्डियाँ इसमें बन रही हैं।
ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे ओरिजिन हो जाता है हमारे एम्फीबियंस का, और हम कहते हैं कि टेट्रापोड्स का ओरिजिन भी यही है। तो ये जाहिर सी बात है कि पहले एम्फीबियंस बने होंगे, उन्होंने अपने आप में चेंज पैदा करके अपने बना लिया होगा रेप्टाइल्स, बर्ड्स, फिर मैमल्स। ठीक है जी, आज के लिए हमारा यही काफ़ी है। कोई सवाल हो तो पूछना, बाकी जो जाना चाहता है जा सकता है।